हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम बीपीएससी टीचर का सेट नंबर 3 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले। ये कॉमन पेपर है, मतलब 6 to 12 जो भी स्टूडेंट है सभी के लिए कॉमन पेपर है। ठीक है, और इसमें हम 40 क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस करेंगे। 40 कॉमन सबके लिए कॉमन पेपर है। ठीक है, और इसमें आपको 10 क्या रहेंगे, रीजनिंग और मैथ, बाकी उसके जीएस पोर्शन रहेगा। ठीक है, बाकी उसके बाद आपको पता है टोटल 120 मार्क्स के होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। इसमें 80 क्वेश्चन आपका जो पेपर जो चॉइस उसका होगा, और 40 क्वेश्चन आपके जो कॉमन पेपर सबके लिए रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने, वीडियो को स्किप मत के हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कि उन लोगों को भी फायदा हो जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलक तत्व क्या। मतलब प्रकाश संश्लेषण कब होगा, जब उसमें 4 मूलक होना चाहिए। क्या होना, लाइट होना चाहिए। कैसा लाइट, सूरज का लाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और जल होना चाहिए। तो देखिए किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो पहला में कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, क्लोरीन, ये लिखा हुआ, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लिखा है क्लोरीन, ठीक है, सूरज का प्रकाश, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और पानी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, तात्या टोपे उन सेनायकों में से एक थे जिन्होंने डैश दे रखा के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, 1857 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि 1973 के केशवानंद भारती केस के में इस प्रश्न को उठाया गया था कि प्रस्तावना को क्या। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 होगा, संशोधित किया जा सकता है। याद रखिए, संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, इस संशोधन जो किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो याद रखिए 368 अनुच्छेद के तहत होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन, बताइए इसका। देखिए पहले क्या कीजिए, 40 खुद से कीजिएगा। 40 में अगर आप 24 प्लस लाते हैं तो आप बेहतर है। ठीक है, चलिए तो बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, बृहद ज्वार भाटा। याद रखिए, बृहद ज्वार भाटा क्या होता है, उत्पन्न होता है जब क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है एक ही रेखा में होते हैं, तो ज्वार की ऊंचाई क्या होता है, बढ़ जाता है। उसी को बोलते हैं स्प्रिंग टाइड या बृहद ज्वार भी कहा जाता है। लघु ज्वार का मतलब क्या होते हैं, एक 90 पे होता है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब अगर 90 पर रहते हैं तब उस केस में क्या होता है, लघु ज्वार क्रिएट होता है, दीर्घ नहीं। ठीक है, और एक भी याद रखिएगा कि इन्हें वसंत ज्वार के नाम से भी जाना जाता है, और महीने में 2 बार आता है, एक पूर्णिमा के दिन आता है, दूसरा अमावस्या के दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5, गुप्त निवेश संबंधी लिख लिए हुए दस्तावेज जो कि पनामा पेपर्स के नाम से मशहूर है, ये संबंधित आपको बताना है किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर दे रखा है। चलिए रहा आपका तीसरा ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा आपका मोसेक फोसेका एवं कंपनी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोबिस पे आधारित है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर याद रखिए द्वितीय पंचवर्षीय। याद रखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये पीसी महालोबिस पे आधारित है, और ये कब से कब तक रहा था, तो 1956 से याद रखिएगा 61 तक। ठीक है, और प्रथम कमेंट बताइए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है। इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 7 का था, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा चांद बीबी। याद रखिएगा चांद बीबी। चांद बीबी कौन थी, तो याद रखिए बीजापुर के सुल्तान अली अहमद शाह की प्रथम विधवा थी, यानी चांद बीबी थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सागर 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया, आपको बताना है। तो सागर 220 क्या है।
यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान उसको विकसित किया गया, लेकिन आपको बताना है कि सागा 220 जो क्या है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये एक क्या सुपर कंप्यूटर, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से आपका ये मैथ का प्रश्न है। टोटल इसमें क्या आपको 10 दिखेंगे, 10 मैथ, जिसमें आपको 4 से 5 आपको मैथ है दिखे, उसके बाद आपको रीजनिंग दिखेंगे। ठीक है, यानी टोटल 10 क्वेश्चन इसमें रहेगा। देखिए यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैथ को कैसे चुटकियों में आसानी से बनाते हैं। देखिए कहता है सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, मान लीजिए कि दोनों विषय में उसका पूर्णांक कितना है, समान लिखा हुआ। तो सचिन को दोनों विषय में कुल कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए। देखिए समान अंक मान लीजिए कि 100, ये भी 100 नंबर का था, ये भी 100 नंबर का था, है ना। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल उसका मार्क्स कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है। तो ये भी 100 नंबर के हमने माने, ये भी 100 नंबर का, टोटल कितना हो गया आपका 200। अब परसेंटेज में करने के लिए आप 100 से गुना करते, बस बिल्कुल ईजी हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, या 2 से इसको काटिएगा तो 65 आएगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। तो बस ऐसे क्वेश्चन को करने हैं। या दूसरा ऑप्शन क्या है, दोनों को आप जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 7 गुनी है। अगर हम गर्ल की बात करें, यह बॉय हो गया, गर्ल जो है लड़का के 7 गुना, अगर लड़का 1 होगा तो गर्ल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं करती। इसमें चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए गर्ल्स कितना है 7, बॉय कितना है 1, दोनों को जोड़ें कितना हो गया 8। अब देखिए 8 आया। अब देखिए जो नंबर चारों ऑप्शन में जो 8 से नहीं कटेगा वह जो है बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं करता। देखिए 72 कट जाएगा, थोड़ा सा अब इसको हटा देता हूँ। हमने क्या बोला 8 से कटना चाहिए। ठीक है, तो 72 कट जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए 52 कटेगा, नहीं कटेगा। 48 कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 52 जो है ये ऐसी संख्या है जो बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देखिए। क्वेश्चन 11 कहता है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है। चलिए हम लिख देते हैं ए प्लस बी जो है किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है, चलिए एक तालाब को खोद सकता है। यदि ए, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यदि ए अकेले उस तालाब को 24 दिनों में खोद सकता है, ए अकेले उस काम को 24 दिन में खोद सकता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी यहाँ पर एक दिन छूटा हुआ, यहाँ एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है, ये बताना है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं कि बी कितने दिनों में काम। देखिए सबसे पहले दोनों कैल्शियम निकालिएगा तो कितना आएगा 24। इसका इस कैल्शियम निकालिएगा दोनों का तो 24 आएगा। 22 इसमें भाग कीजिएगा 24 में तो यहाँ 2 बचेगा। 24 से 24 में भाग किए तो 1 बचेगा। तो अब बताइए बी अकेले उस काम कितने दिन में करेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 1। 1 से जब हम 24 में भाग करेंगे तो बी जो है 24 दिनों में काम करेगा। लेकिन आपसे पूछा है कि 24 दिन नहीं पूछ रहा, पूछ रहा कि एक काम, वो पूछ रहा है कि एक दिन में कितना काम होगा। तो ये 24 दिन में एक काम कंप्लीट होता है, तो एक दिन में कितना काम होगा, तो 1/, क्या हो जाएगा आपका 24। अगर टाइम एंड वर्क आप पढ़े होंगे तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। तो 1/24, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि साधारण ब्याज से प्रश्न लिया गया है। देखिए साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 12 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाएगी। बिल्कुल इजी प्रश्न दे रखा है। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए आपको क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दुगना हो जाती है, मतलब यहाँ पर दुगना होने का मतलब क्या हुआ, अगर मूलधन अगर 1 होगा तो मिश्रधन कितना होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ब्याज कितना निकल कर आएगा 1। तो 1 गुने 100, यानी दर निकालने की फॉर्मूला क्या आपको पता है, ब्याज गुने 100। तो ब्याज कितना हो गया 1, मूलधन कितना हो गया 1, और समय दे रखा यहाँ पे 12 वर्ष, यहाँ पर 12 से गुना कर दी, नीचे लिख दीजिए 12। ठीक है, अब काटिए इसको। 25 चौका 100 होता है, और यहाँ पर होता है 3 चौके 12, यानी 25/3 का मतलब होता है 8.1/3। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इनमें कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, दोदा बेटा। याद रखिएगा, दोदा बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा इसकी हाइट कितनी है तो याद रखिएगा 2637 मीटर इसकी क्या है? हाइट है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस उपन्यास का हिस्सा, ये बताना है। तो यहाँ पर देखा तो राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा आनंद मठ इसका राइट आंसर, याद रखिएगा आनंद मठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1896 में, याद रखिए 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में इसको गाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है कि 1937 में, उसके बाद डैश दे रखा में, यहाँ पहले लिखा हुआ पहली बार किस गांव में कांग्रेस अधिवेशन आयोजन हुआ था? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, फैजपुर में। याद रखिएगा फैजपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस झंडा फहराया था, तो कहाँ फहराया था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, बम्बई में, जिसे अब मुंबई कहा था, बम्बई में फहराया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ पर देखिए कि रीजनिंग का प्रश्न आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 जो है यहाँ पर आपका रीजनिंग का एक प्रश्न दे रखा है, यानी सीरीज दे रखा है श्रेणी। ठीक है ना, देखिए 17, 23, 30, 38 और 48, 46 और उसके बाद दे रखा आपका 57 दे रखा। इसमें बताना है कि कौन संबंधित नहीं है इसमें से। ठीक है, कौन संबंधित इसमें नहीं है। तो देखिए 17 में कितना है कि गैपिंग यहाँ पर है 6 का, यहाँ गैपिंग कितना का है तो बोलिएगा 7 का, यहाँ पर गैपिंग कितना का है तो 8 का, यहाँ गैपिंग कितना का है तो यहाँ पर 8 के बाद यहाँ पर गैपिंग कितना हो गया 10 का। कितना गैपिंग है 10 का हो रहा, लेकिन 9 का गैपिंग होना चाहिए ना। तो 9 के गैपिंग हिसाब से यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ पर 47 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 47, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कितना 46, तो ये आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो गया 46, राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दे रखा है 9600। ठीक है, तो संख्याओं का योग निकालिए। बिल्कुल इजी प्रश्न। आप लोग को पता होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुने मसा, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो दोनों संख्या को अगर हम गुना कर देते हैं तो इसके क्या होगा, बराबर हो, क्योंकि ये लसा और मसा का गुणनफल दे रखा। ठीक है, तो पहली संख्या को 2x, दूसरी संख्या को 3x मानेंगे तो दोनों गुना करके कितना होगा 6x² हो जाएगा। आइए कितना हो जाएगा 9600 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब 6 से कटे कितना बार में 1600 में। अब यहाँ देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर है ना, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल कर आएगा 40। आपसे पूछा क्या संख्या का योग निकाले, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, यानी 5, तो 5x होगा ना। तो 5 गुने x का मान कितना निकला यहाँ पर 40, तो यहाँ पर 40 से गुना कर दिए यानी 200, यानी राइट आंसर आपका क्या हो गया बी हो गया, यानी 2 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए और बिल्कुल इजी प्रश्न है। कहता है दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 दे रखा है, तो क्षेत्रफल ये 1 सेकेंड भी नहीं लगा, मतलब देखते अगर आप प्रैक्टिस किया हो तो इसको देखते ही आंसर कर सकते हैं। इसको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप गोला लगाने की जरूरत है इसमें। ठीक है, देखिए दो वृत्त की त्रिज्या से हम बता दे रहे हैं, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ये है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तब बताइए कि दो वृत्त है, दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग होगा, दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, यानी त्रिज्या। एक का R1 मान लेते हैं, ऐसे रेशियो में लिख देते हैं, दूसरा का हम R2 मान लेते हैं। चलिए अब देखिए पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या R1 का स्क्वायर अनुपात क्या हो गया R2 का स्क्वायर, यही हुआ ना। तो सीधा क्या करते हैं, अभी दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों को हम क्या करते हैं, इसको 1 का स्क्वायर करते तो 1 ही होता, 4 का स्क्वायर करते तो 16 होता। तो सीधा इसको देखते ही आप आंसर कर सकते थे। ठीक है,
तो यहाँ पर 1:16 नहीं, राइट आंसर आपका 3 होगा। लेकिन कल के दिन में अगर आपसे दे दिया जाए कि क्षेत्रफल का अनुपात मान लीजिए दे दिया जाए, क्षेत्रफल का अनुपात अगर दे रखा, मान लीजिए 1:4 दे रखा, क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा, आप पूछेगा कि त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, तब क्या कीजिएगा, तो सीधा यहाँ पे स्क्वायर रूट कीजिएगा ऐसे, ठीक है ना। यानी त्रिज्या निकालने के लिए स्क्वायर रूट कीजिए, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना 1 होगा और 4 का हो जाएगा आपका 2। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए पैटर्न दे रखा, थोड़ा छोटा कर दूं, चलिए कि साफ साफ दिखे। चलिए ये आपको पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न को बताना है कि इस खाली जगह पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस पैटर्न को समझते हैं कि दे रखा है कैसे। अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं तो 3 दूना 6 या 6 का स्क्वायर करें तो 36, लगता है पैटर्न सही है। दोनों को गुना कीजिए तो 12, 12 के स्क्वायर की तो 144 बैठा हुआ है। उसी तरह से 15, 15 का स्क्वायर कीजिए तो 225 सही है। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ दोनों गुना करते हैं, यहाँ पर दही नहीं रखा तो 4 गुना हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, आप बराबर कितना है यहाँ पर 256 लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको 16 गुने x स्क्वायर हो जाएगा, इधर 256, 16 से कितना बार में कटेगा, 16 बार में। यहाँ पे स्क्वायर दे रखा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको आइडिया ले कि 256 किसका स्क्वायर 16 का। अब इस 16 में यहाँ पे 4 दे रखा है, फिर 4 से भाग करेंगे तो आपको 4 निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। किसी तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21, इनमें कौन सा पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ओजोन परत का बढ़ना। याद रखिए ओजोन परत का बढ़ना जो है चिंता का विषय नहीं है। बाकी प्लास्टिक की खपत और इस्तेमाल में वृद्धि होने चिंता का विषय है, ग्लोबल वार्मिंग जो चिंता का विषय है, प्रदूषण का स्तर का बढ़ना, ये सब तीनों का तीनों चिंता का विषय है। लेकिन ओजोन परत का बढ़ना जो चिंता का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है CSIR का पूरा नाम क्या होता है। CSIR का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका राइट आंसर हो, यानी 22 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया था भारत सरकार द्वारा, तो याद रखिए 1942 में इसकी स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि कैसे प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे प्रजाति यानी किस तरह के प्रजाति में रखा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, लुप्त प्राय प्रजाति में उसको रखा जाता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और एक यहाँ पे लिखा हुआ है दुर्लभ। दुर्लभ प्रजाति किसको बोलते हैं, दुर्लभ प्रजाति वह होता है जो पृथ्वी पर अभी बहुत कम बचे हुए हैं, ठीक है। जैसे सफ़ेद हाथी हो गया, तो सफ़ेद हाथी किस में आ जाएगा आपका, तो दुर्लभ प्रजाति में आ जाएगा। और लुप्त प्रजाति में कौन कौन है, जैसे डोडो हो गया, ठीक है। डोडो जो है ये पक्षी जो है अब दिखाई नहीं देता, यानी विलुप्त हो चुका है, यानी यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लुप्त प्राय में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का बागडोर किसने संभाली। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। याद रखिए समुद्रगुप्त ने बागडोर संभालिया। समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था, 335 से 380 तक, याद रखिए 335 से 380 तक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि माँ के गर्भ में बच्चा, उसके बाद डैश दे रखा है, के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, विजान डांसन के माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से क्या करता है, प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि डैश दे रखा है, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सांची का स्तूप। और डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि सांची का स्तूप जो किस राज्य में है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। इसको बनवाया किसने था, तो अशोक ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 कहता है भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र स्थित है, आपको बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, तारापुर। याद रखिए तारापुर, तारापुर कहाँ थी, महाराष्ट्र में, कहाँ थी, महाराष्ट्र में है। इसकी अगर अब शुरुआत की बात किया जाए तो शुरुआत कब हुआ था ये, तो 28 अक्टूबर
1969 को, याद है 28 अक्टूबर 1969 को कार्य करना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट जो है इसको क्या बोलते हैं, नीला तोता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डेसिबल। याद है डेसिबल का उपयोग किया जाता है। पास्कल का ये दाब का मात्रक है। ठीक है, और जूल किसका, ये कार्य बोल सकते हैं, वर्क बोल सकते हैं, ऊर्जा उष्मा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि भारत के पहले बीम वेपन यानी काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया है। आपको बताना है कि काली जो है, काली 5000 जो लिखा हुआ है, आपको बताना है किसके द्वारा विकसित किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको याद रखिएगा डीआरडीओ प्लस बार्क। डीआरडीओ और बार्क के द्वारा क्या किया, इसको विकसित किया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, यानी डीआरडीओ और बार्क के द्वारा इसको ये विकसित किया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है। तो यहाँ पर देखा पहले ऑप्शन दे रखा है कि राज्य परिषद जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कितने अंग होते हैं, तो 6 अंग होते हैं। अब वो 6 अंग कौन कौन सा याद रखिएगा, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये सभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र में एक इकाई नहीं है। क्या सार्वजनिक क्षेत्र में एक इकाई नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा आईसीआईसीआई, याद रखिएगा, जो एक बैंक है। ठीक है, जो भारत के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, याद रखिएगा। इसका गठन की अगर बात किया जाए तो इसका गठन 1955 में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि कामत और नपचा वर्मा गुलराम माधवता निम्नलिखित में से किसके नाम है। बताना किसके नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी 33 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, हिमालय के पर्वत चोटियों के नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब कामेट के बाद ये भारत में है। नापचा वर्मा अगर बात करते हैं भी भारत में, लेकिन गुरला माधवता जो है ये कहाँ है, ये आपका गुरला माता ये नेपाल में, कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा शहरी ऋण, याद रखिएगा। शहरी ऋण जो है ये ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधान सभा में किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे। तो पहला तो थे भगत सिंह, पहला हो जाए आपका भगत सिंह हो जाएंगे, और दूसरा हो जाए बट्टू केशवर दत्त। तो देखिए कोई किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन यहाँ आपका 2 दिख रहा है, भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि ऊष्मा संतुलन क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच का संतुलन ही क्या होता है, ऊष्मा संतुलन, हीट बजट होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि 24वें जैन तीर्थ का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, महावीर इसका राइट आंसर हो, याद रखिएगा, महावीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था, तो 599 ईस्वी पूर्व, याद रखिए 599 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है विश्व का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में कहाँ से कहाँ भेजा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा इलाहाबाद और नैनी, याद रखिए इलाहाबाद और नैनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39। कहता है किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के किस कारण सुनाई देती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, विवर्तन के कारण। याद रखिएगा विवर्तन के कारण क्या होता है, सुनाई देता है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको ILO शॉर्ट में बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ, ये आपसे पूछे इसका मुख्यालय कहाँ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ये जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ, तो स्विट्जरलैंड में है। याद रखिएगा। ठीक है। और ILO अन्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, याद रखिए। तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 40 MCQ डिस्कस किया हूँ, जो BPSC टीचर प्रैक्टिस सेट BPSC टीचर के लिए है, और ये क्लास 6 to 12 सभी के लिए कॉमन पेपर। याद रखिएगा। ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए।